जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज एंशिएंट हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम लोग संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं और आज हम लोग पहुंच गए महाजनपद युग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल महाजनपद युग की जानेंगे। तो अगर आप लगातार इस इनिशिएटिव को फॉलो करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो ये देखिए कितने शानदार एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं। ऐसे ही आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मतलब संपूर्ण जीएस के नोट्स, सिलेक्शन मटेरियल, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे वो, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, संपूर्ण तैयारी आप हमसे जोड़ के कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ईशापुर 6ठी शताब्दी की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे जनपद थे, बाद में ये 6ठी शताब्दी में महाजनपदों में तब्दील हो जाएंगे। कारण क्या देखिए, अब उत्तर वैदिक काल में कृषि वृषि अच्छी होने लगी, लोहे की खोज हो ही चुकी है, तो एरिया बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगी तो ज़्यादा खेती होगी। जब तो एक्स्ट्रा अनाज जो होगा, कोई वहाँ का पावरफुल वो उसके पास जाएगा टैक्स के रूप में, वो टैक्स लेगा तो उनको प्रोटेक्शन देगा। ऐसे ही धीरे धीरे वो पावरफुल होता जाएगा और उसका राज्य बढ़ता जाएगा। ऐसे करके जनपद बनेंगे 16, ठीक है। और ये 16 जनपदों का हमें पता कहाँ से चलता है, तो ये पता चलता है बुद्धिस्ट ग्रंथ है अंगुत्र निकाय वहाँ से, और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है वो यूपी में, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों को आंशिक रूप से दर्शाया गया है। तो सभी जगह, ना ही सिर्फ बौद्धिज्म, जैनिज्म, इवन जो संस्कृत ग्रंथ है जैसे हिंदुज्म में भी 16 जनपदों को बताया गया था, ठीक है। और वहीं जो महावस्तु है एक ग्रंथ, उसमें गंधार जो अफगानिस्तान में, उसकी जगह शिव का प्रयोग हुआ है। कम्बोज, ये भी अफगानिस्तान में, इसकी जगह दर्शान का उल्लेख हुआ है, ठीक है, याद रखना। और चुल्ल निदेश में भी 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया गया है तथा गंधार के स्थान पर योन का उल्लेख मिला है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। चुल्ल निदेश, इसमें भी 16 महाजनपद हैं, ठीक है, बस उसमें कलिंग जोड़ा है और गंधार के स्थान पर योन जोड़ा हुआ है, ठीक है। और महावस्तु में गंधार की जगह शिव का उल्लेख मिलता है। तमिल ग्रंथ की बात करें अगर, शिलादिकारम, इसमें 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। तो जो तमिल ग्रंथ है शिलादिकरम, इसमें सिर्फ 3 ही महाजनपद का उल्लेख हुआ है। तो ये बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें इन जनपदों का उल्लेख है, आपको याद रखना, ठीक है। और वहीं पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, उसमें 40 जनपदों के नाम है। कितने? 40 जनपदों के नाम है, ठीक है, जिसमें 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख है। तो ये आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 और चुल्ल निदेश में 16, जिसमें कलिंग है, ठीक है। और देखिए सिंधु, अश्मा, कंबोज, भरत, यौधे, व्रजी, कलिंग, प्राच, ये सब जनपद कहलाने वाले राज्य जो हैं, इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। आपको 16 जनपदों के नाम, उनकी राजधानी याद करनी है, वो मैं भी ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको 16 जनपद और राजधानी जरूर याद रखनी है क्योंकि मैचिंग में आता है। और वहीं महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख हुआ है ना, वो महाजनपद हैं, ये 250 जनपद दिए हुए हैं। जैसे 16 महाजनपदों में 14 में राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक। जैसे 2 गणतंत्रात्मक कहाँ व्यवस्था थी, जैसे वज्जी है और मल्ल है। गणतंत्र समझे, जहाँ पे चुना हुआ होता है प्रत्याशी, जैसे यहाँ देखो ना, राष्ट्रपति, भारत एक गणतंत्र, राजा चुना हुआ होगा, तो जनता द्वारा जो चुना जाता था, वज्जी और मल्ल ये गणतंत्र थे, बाकी राजतंत्र था, यानी राजा, उसका बेटा, ये चीज़। राजतंत्र में भी 4 सर्वाधिक शक्तिशाली थे सबसे ज़्यादा, एक तो मगध, कौशाल, वत्स, अवंती। कौन सबसे शक्तिशाली थे? मगध, कौशाल, वत्स और अवंती। और गणतंत्र पूछ ले कौन था, तो वज्जी और मल्ल बता देना, ठीक है। अब 16 में से देखिए 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, ये एकदम जबान पे रटे होने चाहिए। जैसे काशी पता ही है आपको, कौशल है, वत्स है, मल्ल है, कुरु, पांचाल। कौन? काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और छेदी, ठीक है। कौन कौन सा? काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और छेदी। अब देखिए जैसे कौशल है, इसकी पहचान वर्तमान अवध जो है, जैसे अवध उत्तर प्रदेश में आता है, भागलपुर और मुंगेर जिले में क्या अंग आता है, तो आइए ये सब देखते हैं कौन कहाँ आता है। आइए यहाँ आते हैं सीधा, जो मतलब एक ही जगह दे दिया है मैंने। महाजनपद, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे अंग है, इसकी राजधानी आपको याद रखनी चंपा, ठीक है। क्या है इसकी राजधानी? चंपा। प्राचीन नाम इसका मालिनी था, ठीक है। अब ये पूछता है कि भैया ये जो अंग प्रदेश है ये कहाँ आता है,
तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर में आता है, बिहार के भागलपुर और मुंगेर में आता है। अब जो अंग का शासक था बिंबिसार के समय, यहाँ का शासक बृहदत्त था। कौन था? ब्रह्मदत्त था। ठीक है, ब्रह्मदत्त, कई जगह बृहदत्त भी बोलते हैं इसको। तो अंग के समय बिंबिसार मतलब ब्रह्मदत्त शासक था, और ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया था। ये आपको याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ बस वो एक ये। इसकी राजधानी चंपा। अंग आता कहाँ है? तो भागलपुर मुंगेर बिहार में आता है। शासक था बिंबिसार के समय, यहाँ का शासक था ब्रह्मदत्त, बिंबिसार इसको मिला लेता है मगध में। ठीक है, फिर जैसे अंग की राजधानी आपकी चंपा हो गई। अवंती की बात करें, इसकी उज्जैनी या माहिष्मती, जय माहिष्मती जो आप पढ़ते हो ना, तो मतलब पढ़ते क्या, बाहुबली में देखा होगा। अवंती की राजधानी उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी कहाँ है आपको पता ही, उज्जैन नर्मदा नदी के पास एमपी में। ठीक है, महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। ठीक है, तो चंड प्रद्योत था यहाँ का शासक, जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही के समकालीन था। ऐसे भी पूछ लेता ना, कौन सा राजा गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी के समकालीन थे, तो आप बता सकते हो इसको चंड प्रद्योत समकालीन था कि नहीं, तो समकालीन था। अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती है। और पुराणों के अनुसार जो अवंती के संस्थापक है वो है वंश के लोग माने जाते हैं। कौन? है वंश के लोग। बस इतना इसमें याद रखना है। फिर वत्स की बात करें, वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी। तो आपने 3 याद कर ली, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अवंती की उज्जैनी, अंग की चंपा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है भाई आपका? कौन? वत्स जो कौशाम्बी है, तो कौशाम्बी आपको पता है वर्तमान इलाहाबाद और जो बांदा जिला है। ठीक है, इलाहाबाद और बांदा जिला आता था कौशाम्बी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, यही बांदा ये क्षेत्र आ जाते हैं इसमें। शासक कौन था? गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन उदयन यहाँ का शासक था। महत्वपूर्ण है, यहाँ का शासक कौन था? उदयन, जो कि गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था। ठीक है, इसको याद रखना। और उदयन के साथ चंद्र प्रद्योत और अजातशत्रु का संघर्ष चलता था। इसके बाद अशमाक की बात करें, इसकी राजधानी क्या थी? अशमाक की राजधानी पोर्टल बोल सकते हो, पैठान बोल सकते हो, पोर्टल या पैठान। ठीक है, पोर्टल या पैठान, यह प्रतिष्ठान इसका प्राचीन नाम था। अशमाक की राजधानी पोर्टल या पैठान। ये कहाँ आता है भैया? ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का भाग है, आंध्र प्रदेश में आता है अशमाक। ठीक है, अशमाक कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। इसकी स्थापना एक श्वाकु वंश के जो शासक थे उनके द्वारा हुई थी। ठीक है, याद रखना इसको। एकमात्र महाजनपद है तो दक्षिण में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेगा ऐसा कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण में है, दक्षिण भारत में है? तो अशमाक। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। चलिए, काशी, ये तो आप सभी को पता है, बनारस, वाराणसी और वाराणसी में आएगा। काशी का संस्थापक कौन था? दिव्रोदास। कौन है? दिव्रोदास। ठीक है, याद रखिएगा, काशी का संस्थापक दिव्रोदास। काशी का शासक अजातशत्रु भी था। अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बनी थी। ठीक है, अजातशत्रु के समय काशी मगध का हिस्सा बन जाएगी, ये भी आपको याद रखना होगा। काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में भी हमें मिलता है। और जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे, ये जातक कथा कहती है ना, जातक कथा जो जैनों की है। काशी वरुणा एवं 80 नदियों के किनारे बसा हुआ है। काशी सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, और काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। ठीक है, कोशाल, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती है। अयोध्या या कुशावती, कोई भी एक बोल सकते हो। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कुशावती या अयोध्या। अब अयोध्या आपको पता ही है, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच इनके क्षेत्र में लगता है, सरयू नदी के तट पे है भाई, है ना। बुद्ध के समकालीन था यहाँ का भी राजा कौन था? प्रसन्नजीत। कौशाल का राजा कौन था? प्रसन्नजीत। ठीक है, कौन था? प्रसन्नजीत। फिर कुरु की बात करें, कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी भाई, है ना। कुरु आपने सुना ना, कुरु पांचाल जो थे वो सब महाभारत में, तो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। बुद्ध के समकालीन था यहाँ का शासक कौन? कौरव्य। और इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में भी मिलता है कुरु का। इस महाजनपद के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर क्षेत्र आता है। ठीक है, याद रखना, कुरु में कौन कौन आता है? मेरठ है, दिल्ली है, थानेश्वर है, ये क्षेत्र आते हैं। फिर पांचाल की बात करें, पांचाल की राजधानी ऐछिन्द और काम्पिल है। एक चीज़ बोल सकते हो आप, ऐछिन्द या काम्पिल। यहाँ का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। अब ये आता कहाँ पे भाई? पांचाल जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र ये आता है। ठीक है, प्लीज़ याद रखना इसको, उत्तर प्रदेश में ये ना पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये हिस्सा आता है आपका पांचाल में। और इसका उल्लेख हमें महाभारत अष्टाध्यायी में भी मिलता है। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी भाई, और मथुरा आपको पता ही है कहाँ पे है ना, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। सूरसेन जो है कौन थे? भगवान कृष्ण। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? अवंती पुत्र था। ठीक है, याद रखना इसको। और फिर मल्ल की बात करें, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर या पावापुरी। क्या है मल्ल की राजधानी? कुशीनगर या पावापुरी। और यहाँ का शासक कौन था? ओक्काक। यहाँ का शासक था ओक्काक।
और यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है। इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए महात्मा बुद्ध जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उनको यहीं पे प्राप्त हुआ, यानी उनकी मृत्यु मल्लगढ़ राज्य में ही होती है। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। वज्जी, इसकी राजधानी क्या थी? मिथिला या वैशाली। वज्जी की राजधानी मिथिला या वैशाली, एक बता सकते हो आप। ठीक है, और ये कहाँ का राज्य आता है मतलब इसमें? तो यहाँ पे देखिए ये भी गणतंत्र व्यवस्था थी। ये प्रमुख शासक कौन था? चेतक था यहाँ का। ठीक है, इतना याद रख लो आप यहाँ पे, मिथिला या वैशाली। कंबोज की बात करें, कंबोज की राजधानी हाटक है, हाटक, और वैदिक युग में राजपुर बोलते थे इसको। कंबोज की राजधानी हाटक। यहाँ पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी ये सब आता है ना, तो ये भारत में नहीं आता है कंबोज। यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, है ना, घोड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिण की चर्चा हुई है। छेदी की बात करें अगर तो कौन थी? सोत्तीवती। छेदी की राजधानी सोत्तीवती या सुक्तिमती भी बोल सकते हो आप। और यहाँ महाभारत कालीन राजा शिशुपाल राज किया करते। जो महाभारत में शिशुपाल थे वो यहीं के राजा माने जाते, छेदी जिनका गला काट देते हैं भगवान कृष्ण सुदर्शन से, है ना। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड ये सब चीज़ें आती हैं। गांधार, तक्षशिला था भाई इसकी राजधानी, गांधार की तक्षशिला थी। यहाँ के शासक जो थे कौन थे? पुष्कर शीन, बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, इसको याद रखना। ये अफगानिस्तान में आ जाता है भाई। और मत्स्य, विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी भाई आपकी। और इसमें राजस्थान, अलवर, जयपुर, भरतपुर ये हिस्सा आता है। तो मत्स्य में राजस्थान का अलवर वगैरह आता है, यानी राजस्थान में लगता है मत्स्य जनपद। ठीक है, और मनुस्मृति में मत्स्य के कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास या ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। तो ब्रह्म ऋषि देश किसको? कुरुक्षेत्र, पांचाल, सूरसेन इनको कहा गया है। मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगीर या राजगृह कहते थे। ये पटना और गया जिले में आता है मगध। ठीक है, तो एक बार फिर से राजधानी रिवाइज कर लो। मगध की गिरिव्रज या राजगिरी, मत्स्य की विराटनगर हो जाती है, गांधार की तक्षशिला है, गांधार की क्या है? तक्षशिला। छेदी की सुक्तिमती या सोत्तीवती कह सकते हो। कंबोज की हातक या राजपुर। वज्जी की मिथिला या वैशाली। मल्ल की कुशीनगर। सूरसेन की मथुरा और पांचाल की ऐछिंद या काम्पिल्य। कुरु की इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। कोशाल की श्रावस्ती या अयोध्या। काशी की बनारस या वाराणसी। अशमाक की पोटल या पैथान। और वत्स की कौसाम्बी हो गई आपकी। अवंती की उज्जैनी और माहिष्मती। अंग की चंपा। तो आज के लिए आपको इतना याद रखना। कल अब हम लोग पहुंच जाएंगे भारत पे विदेशी आक्रमण जो हुए थे ना, सिकंदर विकंदर, इनके बारे में। तो प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स वगैरह बना लिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री को ये डिटेल में आप पढ़ें, प्लस PYQ करा देंगे, प्लस जो सबसे ज़रूरी है वो है क्विज़, है ना। क्विज़ लगाइए, 600-700 रुपये का पूरा क्विज़ है। जब तक पेपर होगा ना, उसमें 5000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। 50 से 60% सवाल वहीं से ही आते दिख जाएंगे आपको। उसमें आपकी पूरी GS रिवीजन हो जाएगी। तो उसको जरूर ले लें, नंबर पे कांटेक्ट करके क्विज़ को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में अपना क्विज़ अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है, बाकी इसको पढ़ते रहो, फिर टेस्ट वेस्ट लगा लो। पढ़ते जरूर रहिए प्लीज़, जो भी आप पढ़ रहे हैं। रिवीजन रिवीजन रिवीजन।